आइज़ूम स्पॉटलाइट में। मैं आपके साथ अमन कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभांशु त्रिवेदी। शुभांशु, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत ही खास दिवस हो जाता है क्योंकि आज 26 अगस्त है और आज महिला अधिकार दिवस भी है। और जिस तरह की घटनाएँ हमारे आस-पास घट रही हैं, आपने देखा कुछ दिन पहले 8 अगस्त को वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या हुई। लगातार उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हो रही है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे और उन तमाम महिला अधिकारों की बात करेंगे कि बलात्कार को लेकर इतने सारे कानून बनने के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि हम महिला सुरक्षा की जो हम बात करते हैं, सरकारें भी लगातार बात करती है, वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। आखिर क्या खामियाँ हैं कानून में, क्या खामियाँ हैं समाज में, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुधांशु, मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो पूरा केस हुआ है कोलकाता का, ये कैसे-कैसे हुआ? अगर आप उस पूरे टाइमलाइन को बता पाएँ तो? जी, मन जैसा आपने बोला कि महिला अधिकार दिवस है और सरकारें इस बात का दावा भी करती हैं कि महिला सशक्तिकरण या महिला उत्थान की। इसके बावजूद अगर देश में ऐसे कृत्य हो रहे हैं, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, आप अगर डेटा देखेंगे एनसीआरबी का, तो उस डेटा के अनुसार करीब-करीब एक दिन में 86 से ज़्यादा लगभग 86 मामले जो रेप के या दुष्कर्म के आते हैं, वो सामने आते हैं। हर 9 मिनट में एक केस हमें सामने देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं महिला उत्थान की और महिला अधिकार की। इसके साथ ही अगर हम देखें कोलकाता में चल रहे केस को लेकर के, कोलकाता का जो दृश्य था, क्या एक बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह इस पे लगता है कि हम महिला अधिकार की बात करते हैं, महिला इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जब वही महिला रात में किसी संस्थान पर कार्य करने के लिए जाती है और उसके साथ ऐसा दुष्कर्म होता है, तो फिर हमें ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, हमारी प्रणाली पर, हमारी सरकार पर, कि क्या महिला अधिकार की जो हम बात करते हैं, महिला उत्थान की, हम उस पर कितने पूरे होते दिखते हैं। क्या हम महिला को उसकी सुरक्षा नहीं दे सकते? क्या हम महिला को उसके बराबर का हक नहीं दे सकते? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो 8 तारीख की रात में दुष्कर्म हुआ महिला के साथ में, एक डॉक्टर थी। डॉक्टर का कृत्य होता है कि लोगों को जान से बचाओ और उसके साथ इतना इतना भ्रामक, इतनी गलत तरीके से जो उसके साथ कृत्य किया गया। आप देखेंगे कि उसके जितने भी अंग थे, उन पे खून पाया गया, ब्लड पाया गया, उसके अंगों में कई कई तरीकों की चोट पहुंची है, चेहरे पे कई निशान हैं। ऐसे बहुत से चीजें जो मिली हैं, वो भी 8 तारीख को 12 बजे के बाद। आप मॉर्निंग में आपको 10:10 पे आप उसकी फैमिली को सूचित कर रहे हो। आप महिला अधिकार की बात करते हो, आप उसकी फैमिली को ये चीज सूचित कर रहे हो कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। 10:35 पर हॉस्पिटल प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और एफआईआर 10 बज के 10 मिनट पर एक अंतरिम रिपोर्ट जो होती है, वो दाखिल की गई। एफआईआर नहीं, अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की जाती है, जबकि जो शव बरामद होता है वो 9 बजे होता है। तो जो 1 डेढ़ घंटे का अंतराल था, इस बीच में कई तथ्यों को छुपाने का भी जिम्मा देखा गया। वहां के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी इस चीज को बोला कि पुष्टि की गई। संजय रॉय जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया, उसने इस बात का भी बोला कि जितने भी जो वर्डिक्ट दिए गए हैं, ये सारे प्रिंसिपल ऑफिस के द्वारा दिए गए थे। तो ये कई सारे ऐसे केसेस है। साथ में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को बहुत रूप से, जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है, इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि हम महिला अधिकार और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमने प्रावधान किए हैं? तो आज महिला अधिकार दिवस है। इस पर खुलकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो वर्डिक्ट है वो दिया है और महिला उत्थान की बात करी है। कि जैसे कि हमने देखा कि जैसे ही इस तरह के मामले आते हैं, उसके बाद राजनीति भी काफ़ी हावी होती है। शुरुआत में जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी जो कि खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो अपने ही पुलिस को ये कहती है कि अगर ये कार्रवाई सही ढंग से नहीं होता है, तो जो मामला है, ये पूरा जो केस है, वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर वो खुद के खिलाफ भी प्रदर्शन भी करती है। इस पर लगातार जो भाजपा है, वो पश्चिम बंगाल की टीम हो या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें,
वो लगातार हमलावर होती है। पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने की कोशिश होती है और राजनीति भी हावी होती है। लेकिन एक जो मेरा एक पॉइंट था कि हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारी देश की विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो अगर इस तरह की घटनाएँ गैर उनके किसी और राज्य में हो जहाँ भाजपा की सरकार हो या जो एनडीए अलायंस है उनकी सरकारें हों, अगर इस तरह की घटनाएँ होती है तो लगातार उस पर मुखर होके बोलते हैं। हाथरस की घटना आपको याद होगा। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा मामला हुआ, देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं विपक्ष जो है चुप्पी साधे हुआ है। उसके बाद भी हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं, जो लगातार पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध करे ना करे समर्थन भी कर रहे हैं। और एक और बयान आया जिसमें जो पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ममता बनर्जी पर कोई हमला करता है, कोई उँगली उठाता है, तो उनकी उँगली तोड़ दी जाएगी। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ी की गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई पश्चिम बंगाल सरकार से भी। तो क्या एक मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि क्या हम राजनीतिक रूप से या ऐसे भी अगर हम कहें इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अगर हम ये देखकर अपना बयान दें कि ये घटना जो है, बलात्कार जो है वो किस राज्य में हुआ है, वहाँ सरकार कौन है? क्या हम राजनीतिक रूप से इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हम ये देखेंगे कि घटना इस जगह हुआ तो हम प्रतिक्रिया देंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कहीं न कहीं ये भी वजह है कि लगातार कई कानून बने हैं लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएँ जैसा कि आपने कहा कि हर 1 दिन में 86 केस, हर 9 मिनट में 1 केस बलात्कार के रजिस्टर्ड होते हैं और ये तो वो केस हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। गाँव में जो छोटे एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। तो क्या ये भी वजह है इन सब चीज़ों का? अमन, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा। इसमें बहुत से लोग इस चीज़ का दावा करते हैं, सरकारें आपस में छींटाकशी का आरोप लगाती हैं, केंद्र-राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन इस चीज़ में हमें देखना चाहिए, जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, जिस डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके परिवार पर क्या बीतती है। साथ ही हम वादा करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत उसको हम बहुत जल्दी जो है इंटरवीन करेंगे, चीज़ें जो है रिलीज़ करेंगे, आरोपी को सज़ा पहुँचाएँगे। लेकिन क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट इतने फास्ट हैं कि उनमें इतना टाइम लगता है किसी भी चीज़ के प्रोसेस को लेकर के? इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस में अगर किसी भी चीज़ का इंटरवीन्स होता है, अगर ऐसे सेंसिटिव केसेस हैं तो ये डायरेक्ट सीबीआई को क्यों नहीं सौंपे जा सकते? क्या ज़रूरी है इसमें राज्य स्तर पर चीज़ें चेंज की जाएँ? क्योंकि हमने देखा जो स्थानीय प्रशासन है, लगातार उसके वर्डिक्ट हैं, लगातार उसके जो बयान हैं वो बदलते दिख रहे हैं। अभी मुख्य आरोपी जो पकड़े गए थे, जिन्होंने पुलिस के इंटरवीन में इस चीज़ की घोषणा की थी कि उन्होंने दुष्कर्म और रेप किया है। मैं बात कर रहा हूँ संजय राय की। अगर इस चीज़ में उन्होंने ये चीज़ किया, उसके बाद सीबीआई जब उन्हें इंटरवीन कर रही है या अदालत में उनको जब एडिशनल जज के सामने पेश किया जाता है, तो वो पूरी तरीके से इसमें अपने बयान पे पलटते दिखते हैं कि उन्हें फँसाया जा रहा है। और वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो इसके बाद वहाँ पर जो बॉडी है, वो ऑलरेडी डेड थी जब वो वहाँ पर पहुँचे। तो इस तरीके के जो बयान चेंज होते हैं, अगर ऐसे केसेस में हम सरकार में एक दूसरे के प्रत्यारोप करने के बजाय अगर सीबीआई को डायरेक्टली जांच सौंप दी जाए ऐसे केसेस में, तो हो सकता है कि सही जांच सही समय पर सही जो न्याय है वो पीड़िता को मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर जो समस्या है वो एक ये है कि सरकारें राज्य और केंद्र के बीच में इतनी बट चुकी हैं कि राज्य सरकार अपने आप का दावा पेश करती है कि इसमें केंद्र की संलिप्तता है, राज्य इस चीज का दावा पेश करता है, केंद्र इस पे आरोप लगाता है कि आपकी पुलिस है, आपने नहीं किया। लेकिन ये पुलिस और राज्य और केंद्र की छींटाकशी के बीच में जो डिले होता है वो होता है न्याय का। और वही चीज बोली है सीजेआई ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात को एड्रेस किया है कि ये देश एक और रेप केस के लिए तैयार नहीं है या उसका वेट नहीं कर सकते हम इंटरवीन के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं, उनमें कितनी जल्दी कितनी चीजें हो सकती हैं। अब जिस तरीके से बयान पेश किए जाते हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या कोई भी न्यायालय हो, जब तक साक्ष्य नहीं होगा तब तक हम किसी को भी आरोपी नहीं मान सकते। तो साक्ष्य में जैसे आरोपी ने खुद कबूल किया कि मैंने रेप किया, हमारे द्वारा रेप हुआ या हमने उसकी हत्या करी, इसके बाद अब उसका वर्डिक्ट एडिशनल जज के सामने चेंज होना, केंद्र सरकार राज्य सरकार के एक दूसरे में छींटाकशी करना, पीड़िता के परिवार का न्याय के लिए गुहार लगाना, ऐसे में न्यायालय सिर्फ क्या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय, इसकी भूमिका रह जाती है?
क्या आस-पास के लोगों की भूमिका नहीं रह जाती? क्या क्या वहाँ का जो प्रशासन है, ये जो प्रबंधन है, उसको इस चीज़ को सही से नहीं देखना चाहिए था? एक महिला डॉक्टर जो आपके यहाँ रात में काम कर रही है, रात में अपनी ड्यूटी दे रही है और वहाँ पे बताया जा रहा था कि वो जो है वो प्रशिक्षु है, अभी वो सीख रही थी, जूनियर डॉक्टर के पोस्ट पे थी चेस्ट विभाग में। इस तरीके की जो भी चीज़ें हुई हैं, इसमें केवल समाज बँटता दिख रहा है केंद्र और राज्य की राजनीति के चलते। यहाँ पर पीड़िता के न्याय को लेकर गुहार नहीं है। एक तरफ आप कि इसमें मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था कि जब मैं इस प्रदर्शन हो रहे थे दिल्ली में, जो लेडी हार्डिंग कॉलेज के जो मेडिकल स्टाफ है वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, मैं बतौर उसमें शामिल हुआ था। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बात कर रहे थे कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कानून बनाए जाए सुरक्षा को लेकर, जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है। मैं इसमें ओवरऑल सबको जोड़ना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार, जो नीति निर्माता है, जो संसद में बैठे हुए हैं, जो कानून बनाते हैं, क्या एक यूनिफाइड कानून नहीं बन सकता इस तरह के जघन्य अपराध को लेकर, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में जो छींटाकशी होती है कि राज्य की जिम्मेदारी है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। जैसे हम अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय करने की बात करते हैं, हम सबको एकीकृत करने की बात करते हैं। वर्तमान की सरकार जो है, भाजपा की सरकार, वो भी करती है। क्या इस तरह के जघन्य अपराध को लेकर हम एक राष्ट्रीय कानून नहीं बना सकते, ताकि ये जो राज्य और केंद्र के बीच में जो वॉर चलती रहती है अलग-अलग मसलों को लेकर, वो खत्म हो और समय से जो है, जो गुनहगार हैं, उन्हें सजा दिया जाए? क्योंकि ये कहा जाता है ना कि अगर कोई भी न्याय लेट से मिलता है, तो फिर वो न्याय नहीं होता, वो अन्याय हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों को इस पर सोचने की ज़रूरत है, एक यूनिफाइड कानून बने इस तरह के अपराधों को लेकर? अमन, इसको लेकर के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपने आप को इसमें संलिप्त किया था। अपने वर्डिक्ट में उन्होंने एक चीज़ इस चीज़ को लिया था कि देश का संसद इस बात का कानून तय करे, इस बात का कानून बनाए। एक अपने संसद में इस तरीके की बहस होनी चाहिए, इसके बाद एक कमेटी गठित हो। इसको लेकर के उन्होंने इस चीज़ का इंटरवीन किया है कि पहले कुछ पॉइंटर्स उन्होंने दिए, जैसे कि वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा या फिर अगर बहुत ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं, उनके दायरे को देख करके वहां पर सुरक्षा कर्मियों की पोजीशन दी जाए। सेकंड चीज, ऐसे इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक ही रूम हो जो कॉमन रूम हो, जहां पर महिला और पुरुष दोनों एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं या फिर अन्य कार्य कर रहे हैं, अपने निजी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में महिलाओं और पुरुषों का जो अलग अलग एक रूम है, वो सेपरेट रूम होना चाहिए उनका, जहां पर वो बैठकर अपने काम कर सके। इसके बाद जो सुरक्षा को लेकर के बोला गया, डीवाई चंद्रचूड़ ने ये जरूर बोला है केंद्र सरकार से कि इस पर एक कानून तय किया जाए। साथ ही 3 जजों की जो कमेटी बैठी थी, उसमें करीब-करीब 15 लोगों या 16 लोगों की कमेटी बैठाने का आदेश है, जिसमें 5 जो हैं वो केंद्र के संलिप्तता से हैं, बाकी जो 9 रहेंगे वो डॉक्टर विभाग के रहेंगे, 9 या 10। इसके साथ ही इस कमेटी जो है वो रिव्यू करेगी। हर 3 महीने में जो कमेटी है वो हॉस्पिटल प्रबंधन या हर चीज़ जाकर रिव्यू करेगी कि वहाँ पर क्या मुआयना है, क्या डॉक्टरों की। इसके बाद एक चीज़ और इसमें सामने आई इस केस में, वो ये थी कि लगातार डॉक्टर जो हैं वो 22 घंटे, 24 घंटे, 30-30 घंटे तक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या डॉक्टर प्रबंधन को एक दिन की छुट्टी मुहैया कराने का कोई भी प्रावधान नहीं बनाना चाहिए? क्या मैनेजमेंट या सरकारों को इस बात का प्रावधान नहीं करना चाहिए कि जो डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं? ऐसे में केसेस बिगड़ने के भी आरोप हैं। ऐसे में व्यक्ति वहां पर सोने को मजबूर है। ऐसे में जो डॉक्टर हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसे में डॉक्टर अपनी बात नहीं रख पाते। प्रबंधन की भी सीमाएं हैं। केंद्र से गुहार है कि वो सीटों को लगातार भरने की तरफ अग्रसर हो। इसमें एक और मुद्दा उठता है कि डॉक्टर की जो भर्ती प्रक्रिया है, अगर डॉक्टर की जो एडमिशन फीस है, उसको लेकर भी कई प्रश्न उठते हैं कि जो उनकी फीस है वो हायर लेवल की है, हर एक व्यक्ति वहां तक उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या केंद्र सरकार ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे संस्थानों को संचालित नहीं कर सकती, कर रही है, और संस्थान नहीं बढ़ा सकती जहां पर डॉक्टरों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो आसानी से सुचारू रूप से हो सके, डॉक्टर को एक दिन का बाकायदा लीव मिल सके और डॉक्टर अपनी सेवाओं को कर सके? कि लगातार एक बात और, बात जो मैं ऐड भी करना चाहूँगा और मैं आपसे साझा भी करना चाहूँगा कि जब 2012 में केस हुआ था निर्भया का दिल्ली में, उसके बाद कितने जोर-शोर से प्रदर्शन हुए थे और तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने इस पे सख्त कानून बनाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो एनसीआरबी का डाटा, जैसा कि आपने पहले भी कहा, कि हर दिन जो है 86 केसेज़ बलात्कार के होते हैं, और ये तो है जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अनरजिस्टर्ड कितने केस हैं उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। कानून हमारे देश में है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, हर चीज़ को लेकर कानून है, लेकिन
उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएँ सामने आती है। तो मैं आपको इसके पीछे की मानसिकता को समझना चाह रहा था, क्योंकि लगातार हम सुनते हैं कि इस बलात्कार केस में 2 आदमियों को मौत की सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा दी गई, 10 साल तक उन्हें जेल किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके पीछे मानसिकता क्या है? क्या लोगों के बीच अब कानून का डर नहीं रहा है? या कुछ नई तरीके से हमें सोचना होगा? हमें स्कूली स्तर पर जो हमारे बच्चे हैं, उसको क्या इस तरह की शिक्षा देनी होगी कि आगे चलकर वो इस तरह की हैवानियत ना करें? तो मैं चाहूँगा इस वर्डिक्ट को लेकर के आप उन्हें ऐड करें और वो अपना वक्तव्य जो है हम सबके सामने रखें। हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं तनुश्री भट्ट। तनुश्री, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तनुश्री, हमने देखा है जिस तरीके से जो महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है या महिलाओं के साथ जो इंटरवीन किया जाता है और इसके बाद लोग इंटरनेट पे जा करके तरह-तरह के जो सर्च करते हैं महिलाओं की वीडियो से रिलेटेड, पॉर्न वीडियो से रिलेटेड, तो ऐसे कृत्य के बाद जो ये सब चीज़ें होती हैं, इसको आप किस रूप में देखती हैं? क्या ये सही है और लोगों की मानसिकता क्या है? लोगों की सोच क्या है इस विषय को लेकर के? देखिए, बतौर महिला अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जो भी कोलकाता वाला केस हुआ, उसके बाद से जो उसकी पीड़िता की जो फ़ोटोज़ थी, वो हर जगह वायरल हो गई, ट्विटर से लेके फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर। हालाँकि उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने इस पे बोला भी, लेकिन उसके कई बार काफ़ी मीडिया चैनल्स में भी ये दिखाया गया कि उसकी आइडेंटिटी बता दी गई और ये सब कुछ जो है ओपन कर दिया गया एक तरीके से। तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि पीड़िता का जो है आइडेंटिटी को दिखा देना, और उसके बाद कई जगह लोग इस पे मज़ाक भी बनाते हैं, लोग उसको सर्च करते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि इन गंभीर मुद्दों के बारे में वो वीडियो तक सर्च करते हैं। ऐसी-ऐसी भी स्थिति हमने देखी हैं। तो ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। तनुश्री, आपको नहीं लगता कि इसमें जो सोशल मीडिया है या जो मीडिया है, जो मीडिया तंत्र काम करता है, इसमें वो भी ज़िम्मेदार है? क्योंकि महिलाओं की जो फ़ोटो होती हैं या ये चीज़ है, सबसे पहले हमने देखा कि वही तंत्र है जो उजागर करता है या उसके हुँ। उसके ज़रिए बाहर आती है। जबकि ऐसे सेंसिटिव केसों की जो चलचित्र हैं या जो भी वीडियोज़ हैं, वीडियोग्राफ़ी है, ये केवल सेंसिटिव केस में सीबीआई या फिर जो जाँच कर रही है ब्यूरो, उसके बिल्कुल। अंतर्गत होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, इसको सार्वजनिक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल है ये है कि क्या इन सब चीज़ों पे कुछ एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं? क्योंकि जिस तरीके से हमने ट्विटर पे देखा, सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ अगर वायरल हुई हैं, तो ट्विटर पे हुई हैं। तो क्या उन ट्विटर हैंडल्स को बैन नहीं करना चाहिए? क्या बंद नहीं करना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप किसी भी लड़की की आइडेंटिटी को नहीं ओपन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार भी होता है, उसकी फैमिली भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल तनुश्री, और इसके साथ हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। मैं मिशिका को ऐड करना चाहूँगा। मिशिका, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मिशिका, जिस तरीके की जो केस चल रहे हैं, कोलकाता का जो केस है, इसके बाद गवर्नमेंट सरकारों की आपस में छींटाकशी है और हमने देखा कि जो न्याय है, प्रक्रिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं वो बनाए जाते हैं आपस में, फास्ट ट्रैक कोर्ट की माँग की जाती है, लेकिन जो केस है उसमें इतना डिले क्यों होता है? आपको क्या लगता है, क्या सबूतों से छेड़छाड़ की जाती है? इस बीच क्या उन्हें टाइम मिल जाता है, जो मैनेजमेंट होता है? ऐसे केसेस को सीबीआई के हैंडओवर कर देना सही नहीं रहेगा? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे केस में स्पेशली जो ये वाला केस हुआ है, इसमें मुझे लगा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस मामले में इतनी ज़्यादा देर क्यों हो रही है। न्याय सबसे पहले मिलना चाहिए उस चीज़ को लेकर, और उसमें लगातार देरी हो रही है। पहले सीबीआई को मामला हैंडओवर किया गया, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, तब भी लगातार देरी बनी हुई है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से इसमें मिशिका प्रबंधन की ज़िम्मेदारी बताई जा रही है, जिस हिसाब से पहले वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा कुछ दिन बाद उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीजेआई ने इस पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, जो वहाँ के प्रबंधन है, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उन पर, कि अगर वो इस चीज़ में संलिप्त है या कोई भी जो अपराधी है या अपराध की श्रेणी से उसे देखा जा रहा है, तो क्या उसे इस प्रकार से दोबारा से ट्रांसफ़र कर दूसरी जगह पर भेजा जाना या साथ ही उसको क्लीन चिट दे देना, ये कितने रूप में सही है इस चीज़? जी, बिल्कुल, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे देश में पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर ढाँचागत रूप में हम देखें तो वो जर्जर है, वो खराब है।
तो इसके बाद इस तरह की मामलाएँ अगर आएँगे, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएँ सामने आएँगी, तो ये काफ़ी चिंताजनक है। और जैसा कि आपने सुरक्षा को लेकर बात की, लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर, वो चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, एक सुरक्षा कमेटी बनाए, जो सुरक्षित करे, ये जो सुनिश्चित करे डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर। इस पर रिसेंटली में थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हुई है। केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी तरफ से बयान आया कि अगर डॉक्टरों के साथ इस तरह का कोई भी अपराध होता है, तो 6 घंटे के भीतर जो है, उसे एफआईआर करना चाहिए, जो कि एक मैं मानता हूँ कि सरकार की तरफ से अच्छा कदम है और अगर ये सही तरीके से लागू होता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश में कानून बहुत सारे हैं, लेकिन वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाते। हम बहुत सारे कानून बना लें, लेकिन अगर वो लागू नहीं हो पाता है, तो मुझे लगता है कि इसका कोई मायने नहीं है। चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, आपस में लड़ने के बजाय हमें इस पर संयुक्त रूप से जो काम करना होगा और लगातार छींटाकनी से बचने के लिए हमें एक संयुक्त कमिटी बनाकर एक संयुक्त रूप से साझेदारी करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम 21वीं सदी में हाल ही में हमने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और हमारा लक्ष्य है कि 1947 तक जो है हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएँ हम विकसित राष्ट्र बन जाए, लेकिन हमारे देश की जो महिलाएँ हैं, जो आधी फ़ोर्स है हमारे देश की, जो आधी आबादी है हमारे देश की, अगर हम उसे सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, उसे अपनी सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, उसे ये एहसास नहीं दिला पाते हैं कि अगर रात के आप 12 बजे भी निकले, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप निकले, आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं झेलना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के विकास का कोई फ़ायदा नहीं है। हम विकसित राष्ट्र भी बन जाएँ, हम 15 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, हम 47 तक दुनिया को पीछे छोड़कर आर्थिक रूप में सबसे आगे आ जाएँ, हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे आ जाएँ। लेकिन अगर हम अपनी महिलाओं को, हम अपनी आधी फ़ोर्स को जब तक सुरक्षा नहीं दे पाएँगे, तब तक इस विकास का कोई मसला नहीं है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। इस मामले में अभी भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, वो लगातार आ रही हैं, खबरें लगातार आ रही हैं। जो भी इस मामले से जुड़ी खबरें होंगी, हम लगातार जो है आइज़म्स के स्पेशल स्पॉटलाइट में आपके साथ साझा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। आप सभी का भी धन्यवाद और आप तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।